हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टैब एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है। आज हम ना एक सेशन ले रहे हैं। आज का मेरा बेसिक सेशन का पर्पस क्या है कि हम ना एक बार रिवाइज कर सकें जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि ना अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि हम पेपर को इस बार क्लियर करके आए। ठीक है, तो साथ में पढ़ते हैं, साथ में चलते हैं और अपना कॉन्फिडेंस गेन करते चलते हैं। बट हाँ, ये चीज़ फील नहीं करनी है कि अच्छा मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्रोबेबली मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। जस्ट डोंट थिंक दैट वे। कीप दिस क्लास एज इफ दिस इज अ लर्निंग फेज, जहाँ पर आपको एक और मौका मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखने का। क्या पता किस तरह का क्वेश्चन आ जाए, है ना। अच्छा, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार ना हमारी पीवाईक्यू बुकलेट को जाने से पहले लास्ट मिनट रिवीजन में डेफिनेटली उसको देखना जरूर। उससे क्या हो जाता है, एक बार आइडिया हो जाएगा पहले कैसे कैसे क्वेश्चन आए, एंड यू नेवर नो उन्हीं में से कुछ पेपर भी हो, क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं उनमें से एक्सपेक्टेड होता है कि 30-40% तो मिनिमम पेपर उनसे आता ही है। तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है कि अच्छा एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए या एग्जैक्ट टॉपिक्स आ गए जो आपने जस्ट मॉर्निंग में देखे हैं, एंड बूम वो पेपर में भी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, लिंक में जाएंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास वो ऑलरेडी है तो उनके अंदर से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में गिवन है, तो आपको आंसर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको देख जरूर लीजिएगा, सो दैट आपकी ना प्रिपरेशन को लेकर ना एक आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो थोड़ा सा और बूस्टअप हो जाए। सो चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन एवरीवन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स जीरो बेस्ड बजटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल बजटिंग। अच्छा, जीरो बेस्ड बजटिंग होती क्या है? ZBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग। और ट्रेडिशनल बजटिंग होती थी कि सर पिछले साल कितने लगे थे जी, 10,000 हमारे मटेरियल एक्सपेंसेस पिछली बार 10,000 थे। मैं कहा ठीक है सर, इस बार इन्फ्लेशन लगा कर 10% की इंक्रीज दिखा दो। ये हम करते हैं ट्रेडिशनल में, बिकॉज यू नो कि आपके पास ये एक्सपेंसेस ये इनकम चल रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, and this is the increase or decrease that we are going to see in the upcoming year based upon the economic cycle और जो भी आसपास अभी चीजें चल रही हैं, XYZ फैक्टर्स सब मिलाकर। लेकिन ZBB कहता है कि एकदम से समय बदल गया, कोविड ने जैसे सब कुछ बदल दिया। ऑर्गेनाइजेशंस हैड टू रिवाइव देमसेल्व्स, दे हैड टू रिवाइज व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दे वर हैविंग, एंड उनको नए सिरे से सब कुछ शुरू करना था। तो जीरो बेस्ड बजटिंग यानी जीरो अजम्पशंस ऑफ द पास्ट। आप सारा कुछ छोड़कर आप क्या कर रहे हो, नई अजम्पशंस नए बेसिस बना रहे हो, और इसके बेस पर आपकी बजटिंग की नई प्रोसेस शुरू होगी। द कोर पॉइंट इज, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग में, प्रीवियस ईयर्स के कुछ भी नहीं उठाते। लेकिन ये इतना महंगा और इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि ये हर साल नहीं किया जा सकता। ओनली इन सिचुएशंस जो कि ना बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उस टाइम पर हम जीरो बेस्ड बजटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ZBB इग्नोर करता है इन्फ्लेशन को ड्यूरिंग एस्टिमेशन। ZBB starts from last year's performance. ZBB begins at zero base, requiring fresh evaluation of each activity, and traditional budgeting does not allow expenditure tracking. When we talk about ZBB, it's only one thing, zero base budgeting. पिछला कुछ भी हमारे लिए मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, जो हम अभी कर रहे हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज प्रोग्राम बजटिंग? Primarily focuses on preparing a consolidated budget for all the departments, allocating functions based on departmental hierarchy, preparing a budget for a specific activity or function, and last is budgeting based on only on past performance. प्रोग्राम बजटिंग के बारे में कभी आपने सुना है? जैसे हम लोग बात नहीं करते हैं, कई बार एक दूसरे से कहते हैं ना कि आज का क्या प्रोग्राम है, इसका मतलब हम एक स्पेसिफिक टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसको हम प्रोग्राम बजटिंग में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी एक स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बात किया जाता है। सो वो आता है आपका प्रोग्राम बजटिंग के अंदर। द आंसर इज सी। नेक्स्ट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। CVP एनालिसिस के अंदर हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस फिक्स कॉस्ट। पता है दो तरह की कॉस्ट होती है, वैसे तो तीन होती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरी करती है जब आप प्रोडक्शन, जैसे वेरिएबल कॉस्ट कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, अच्छा एक बात करते हैं ना। मैं ना वो खरीदती हूँ रॉ मटेरियल, मेरा रॉ मटेरियल ₹2 है पर केजी। ठीक है, 2 रुपए पर केजी में बाय करती हूँ। मैंने मेरे पास इसका तो डिफाइंड है कि 2 रुपए का 1 किलो आता है, लेकिन हुआ क्या, वैसे थोड़ा सा अनरीजनेबल हो गया ना, 20 रुपीज ले लेते हैं चलो। और हमने इस बार बनाने थे, हमको चाहिए थे, जैसे प्रोडक्शन चेंज होती है, मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को 2,000 यूनिट्स चाहिए थे, सेकेंड टाइम पे मेरे को 4,000 चाहिए थे, नेक्स्ट टाइम मैंने सिर्फ 1,000 लिए। मतलब अगर मेरी प्रोडक्शन वेरी करेगी तो मेरी रिक्वायर्ड केजीज भी
वेरी करेंगे। यही बात हुई। तो जब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं कहूंगी 40,000 रुपीज मेरे पहली बार में लगे क्योंकि मैंने यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किए। 8,000 मेरे पास यहाँ पर आए। अब यहाँ पर 80,000 लगे क्योंकि मैंने यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस की, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपीज़ लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन करी है कम। तो जितनी आप प्रोडक्शन कम करोगे ये कॉस्ट उतनी कम होगी, जितनी ज़्यादा करोगे उतनी बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट ऑन द अदर हैंड वो होती है जी, रेंट कितना देना है। मैंने बोला जी इस साल का मेरा रेंट है ₹20,000 पर मंथ। तो नो मैटर मैं ये प्रोड्यूस कर रही हूँ, ये प्रोड्यूस कर रही हूँ, ये प्रोड्यूस कर रही हूँ, दिस अमाउंट रिमेन्स द सेम। सो दैट इज हाउ वी डिफाइन द फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है नो मैटर आप क्या प्रोडक्शन लेवल करते हो। तो द क्वेश्चन सेज कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू, ये आपका फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट दैट इनकर ओनली व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्ट्स, हमारी वेरिएबल कॉस्ट के लिए कई बार हम ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल तब शुरू होती है जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हो। देन कम्स कॉस्ट दैट डिक्रीज विद इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। ये हम डिफाइन करते हैं जैसे ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होता, जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है पर यूनिट कॉस्ट उतनी कम होती जाती है। इसको सबसे नियरेस्ट इसका पॉइंट वही है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम कुछ भी चल रही हो, रेंट तो आपको जी देना ही है, फैक्ट्री रेंट तो चलेगा ही चलेगा। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर बी आ जाता है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं सीयूपी एनालिसिस का। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हाट इज द प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन कहता है जी सेलिंग प्राइस है हमारा 150। आई होप आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, बट नहीं मालूम तो इसको नोट जरूर कर लीजिए या एक बार देख कर जरूर जाइए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। एक बार आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से आपने माइनस क्या करना है, कंट्री में से आप माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, जो बच गया उसको हम डिफाइन करते हैं एज प्रॉफिट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस देयर व्हाट हैपेंस इज उसके पास में जो सेलिंग प्राइस है वो 150 है, वेरिएबल कॉस्ट इज 100। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, हाँ जी। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में वी आर गिवन सेलिंग प्राइस था 150। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ हमेशा याद रखना है पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। 150 में से 100 माइनस किया, कॉन्ट्री आ गया 50 रुपीज का। फिर आपको अब ये ना एक चीज याद रखिएगा, वॉट डिड आई रियली डू इन दिस क्वेश्चन। आई होप आपने उस चीज को नोटिस किया होगा, ये मैंने पार्ट पर यूनिट निकाला है ना। पता है वेरिएबल कॉस्ट तक का कंट्रीब्यूशन तक का वो जो पोर्शन है ना, ये आप बड़े आराम से पर यूनिट में कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन में कभी भी ध्यान से देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आपके पास में पर यूनिट नहीं दी होती, ये हमेशा इकट्ठी दी होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पर यूनिट वाली गेम है यहीं पर रोकनी है। ये आपके यूनिट सोल्ड कितने हैं 2000, तो 50 इंटू 2000 कर ले। इसका मतलब मेरे पास 1,00,000 रुपीज तो क्या आ रहे हैं, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन से आ रहा है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन 1,00,000 है, पर यूनिट मेरे पास में 50 रुपीज है। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कर दी माइनस, दैट इज ऑफ 50 रुपीज एवरीवन। मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बच गया प्रॉफिट है 50,000 का। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, यहां तक आप पर यूनिट पर आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पेपर में आपके पास ना पर यूनिट में कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है और इजी भी लगती है, तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट उसके बाद माइनस करनी है, फिर आपने कहना है जी हमारी कॉस्टिंग कितनी आई, 50,000 आई। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ऐसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस जरूर करने हैं, कुछ नहीं पता होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पेपर में डाल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन इज ए। अच्छा, अब ये वाला पार्ट अभी पीछे करके आए हैं तो ये आपको आना चाहिए। व्हाट डज द टर्म कंट्रीब्यूशन मीन इन ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है पता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब ना हमने जितने पैसे लगाए होते हैं, जैसे मैंने लगाए 100 रुपीज टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वर्क, मेरे 100 रुपये लग गए। मेरे 100 रुपये जिस टाइम रिकवर हो जाएंगे ना, बस मेरे लिए उतना बहुत है। तो इसके बाद जो होगी सिचुएशन वो आपकी क्या हो जाएगी, वो प्रॉफिट वाली है। जब आप आपकी कॉस्टिंग पूरी रिकवर कर लेते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस।
पहले आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर आते हैं, फिर आप इसके अगले लेवल पर चल जाते हैं, यानी फिर आप एक्चुअली प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है, व्हेन दे आर गोइंग अप तो दे रीच आउट टू द पॉइंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ब्रेक इवन को तो भी 2 मिनट साइड पे रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोर वर्ड कंट्रीब्यूशन था। टोटल कॉस्ट माइनस द फिक्स कॉस्ट, सेल्स माइनस द टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट माइनस द फिक्स कॉस्ट। हमने पीछे किया है ना अभी, सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट 1,50,000, सेलिंग प्राइस 75, वेरिएबल कॉस्ट 45, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं? आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? जैसे यहाँ पर आपकी आई 1,50,000 की। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्री। कंट्री कैसे निकालते हैं? 75 में से 45 माइनस कर दीजिए, तो वो कितना बचा आपका? 35 है ना, सॉरी 30 बचा, तो ये तो इजी हो गया। दिस इज 3 5 15, तो माई आंसर टर्न्स आउट टू बी 5,000 रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिए, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखकर याद कर लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। वेन एवर यू आर अटेंडिंग माई क्लासेस ना, मैं हमेशा कहूंगी कि अपने साथ में ना एक पेन पेंसिल कुछ भी, एक नोटबुक हमेशा रखें, बिकॉज जितना आप नोट करते जाएंगे ना, उतना आपका ना क्लास में उतनी एंगेजमेंट बेटर रहती है, ये चीज़ होती है। ठीक है, मतलब मैं खुद एक स्टूडेंट के तौर पर जब बात करती हूँ तो मैं भी ये प्रेफर करती हूँ कि साथ साथ चीज़ें नोट जरूर करें। ठीक है, डन। चलिए अब चलते हैं आगे। द आंसर इज पॉइंट सी। अब ये रहा इसका पूरा फॉर्मूला, तो अगर आपको कहीं पे दिक्कत आए तो ये आपको हेल्प करेगा आगे पढ़ने में भी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये आता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग एन एस्केलेशन क्लॉज इन द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला पॉइंट क्या है? कंट्रैक्ट जब हम बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें ना एक प्रॉब्लम होती है, महंगाई तो आती रहती है। अब जितनी महंगाई आएगी तो उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन अगर नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं बढ़ जाएगी। अब हमारा जो सीमेंट है, सीमेंट का प्राइस तो बढ़ता जा रहा है। अब मैंने जब आपके साथ में बात करी थी तो हमने अगर अपना अमाउंट आपको कुछ बता दिया था। अब प्रॉब्लम आ रही है कि महंगाई आ गई है, अगर महंगाई आ गई है तो इवन आई शुड इंक्रीज द प्राइस ओनली अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। और आपसे नाजायज पैसे निकलवाना तो डेफिनेटली गलत बात है ना? तो एस्केलेशन क्लॉज किस चीज के बारे में बात करता है? जब कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस केस में वो क्या करता है? टू रिड्यूस द फिक्स कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टू अलाउ एडवांस पेमेंट, और टू एडजस्ट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, और टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अर्ली इन केस ऑफ प्राइस राइज। इसके छोटा सा एग्जांपल दूं, मतलब एग्जैक्ट नहीं बैठता इसके ऊपर, लेकिन इसके आसपास का ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ना, एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो लेट्स टेक इट, हमारे घर पे चल रही थी। क्या हुआ कि हमने ना कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की। उस समय क्या हुआ, लेबर के चार्जेस उस टाइम पर मान लीजिए वो चार्ज कर रहे थे, रैंडम अमाउंट चूज कर रही हूँ, जो भी काम करवा रहे थे उसके वो कह रहे थे 500 जी पर डे का चार्ज मैंने लेना है उस काम का। लेकिन जिस टाइम पर एकदम से वो इंडो पाक वॉर हुई, यहाँ पर ब्लैकआउट्स हो गए, सब कुछ हो गया, तो बहुत सी लेबर उस डर में, उस सिनेरियो के अंदर चली गई। तो अगर लेबर चली गई तो उस टाइम पर वो चीज़ जो मैं 500 की मिल रही थी, वो पर्टिकुलर पर्सन अब 800 रुपये में काम करने को मान रहे हैं, क्योंकि लोग कम रह गए। अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ थी, लेकिन इस पर भी क्या हुआ है, उसका खर्चा तो पड़ गया ना। तो जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें तो चार्जेस और भी बढ़ते हैं, आज कुछ और है, 2-3 साल में जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी चार्जेस बिल्कुल बदल चुके होंगे। इसीलिए हम अलाउ कर देते हैं कि इतना एडजस्ट करवा देना कि जब सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे तो यू विल इनकलकेट इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। सो द करेक्ट आंसर इज सी,
to adjust the contract price in case of significant changes in the material. Okay, next point comes around is which one of the following statements about corporate social responsibility is not correct. Companies Act 2013 specifies the companies which are required to spend money on the CSR. This is correct. Allowed जो जिन कंपनीज पर CSR लगता है वो सारी नहीं है, कुछ एक लिमिटेड पे ही लगता है. CSR spend is totally voluntary. अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया है, तो आई होप आपको ये याद होगा. CSR वॉलेंट्री होता है क्या? वॉलेंट्री होता तो कोई सोसाइटी के लिए काम क्यों करता? टाटाज वर डिफरेंट, दे वर डेफिनेटली वे डिफरेंट, बट बिजनेसमैन आर बिजनेसमैन, तो वॉलेंट्री चीज पे कोई नहीं आगे आता. CSR अगर आपका वॉलेंट्री होगा तो नहीं होगा, इसमें यहाँ पर काउंट नहीं होता. 2% आपको देना ही देना है. कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑन द CSR. ये वाली चीज तो होती है. यहाँ पर ये वॉलेंटरी नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट पॉइंट है डेफिनेटली. ओनली स्पेसिफाइड एक्टिविटीज आर एलिजिबल टू कवर अंडर CSR. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रैंडमली कोई भी काम करने को हम CSR में काउंट नहीं करते. थ्योरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हमने ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट थ्योरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. पहली है एजेंसी थ्योरी. एजेंसी थ्योरी क्या होती है? एक तरफ हमारे डायरेक्टर्स हैं, एक तरफ हमारे शेयर होल्डर्स हैं. मान लीजिए जो मैनेजमेंट काम कर रही है वो ओनर नहीं है, तो उससे क्या होगा? ओनर को लगेगा कि इनके तो अपने पैसे लगे नहीं हुए, तो ये चीज़ ऐसे कर रहे हैं, और मैनेजमेंट सोचती रहेगी कि सारा काम तो हम करते हैं, इनको डिविडेंड मिलता रहता है. तो कई बार ना आपकी जो दोनों की ना वो बनती नहीं है पार्टीज की. Agency theory describes the problem that occur when one party representing another party in the business holds different views on key business issues. Key business issues में असली काम करने वाला कौन है? हमारा KRAs, जो हमारे की रिजल्ट एरियाज, उन पे कौन काम कर रहा है? हमारे जो वर्किंग में हमारे MD हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल हैं, ये सारे करते हैं. KMPs काम देख रहे होते हैं. शेयर होल्डर को तो कुछ पता ही नहीं होता. अब शेयर होल्डर अगर ये बोले कि ये जो काम कर रहा है वो ढंग से नहीं कर रहा, और उनको भी यहाँ पर ये चीज फील हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ एजेंसी थ्योरी. ठीक है. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है? स्टेक होल्डर की जो थ्योरी है वो कहती है कि हाईलाइट्स द डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब इंडिविजुअल जो है स्टेक होल्डर, यानी जो इस कंपनी से इफेक्ट होते हैं. इम्प्लॉय इफेक्ट होता है क्योंकि उसको सैलरी मिलती है. इन्वेस्टर इफेक्ट होता है क्योंकि इन्वेस्टर को क्या होता है कि उसको अपना डिविडेंड अच्छा चाहिए होता है. उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब होता है कि मेरा डिविडेंड बढ़ जाए जी, बाकी तो मेरे को पता नहीं. सप्लायर को भी हमसे मतलब होता है. हर किसी का मतलब है, लेकिन हर किसी का जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक भूख है या एसोसिएशन है, उसके रीजंस अलग है. सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर वुड बी एक्चुअली सी. पहला भी सही है और दूसरा भी सही है. सो आई गो फॉर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. Which of the following statement is correct or are incorrect? इनमें से कौन सी incorrect है? Liquidity ratio measures a long-term solvency of a concern. Inventory is a part of liquid assets. The rule of thumb for the asset test is 1:1. लिक्विडिटी रेशो जो है वो मेजर करती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. हाँ, वो करती है कि शॉर्ट टर्म करती है? लिक्विडिटी की बात की जा रही है. लिक्विडिटी यानी अगर मैंने आपको अभी बोला कि सर मेरे को अभी के अभी 10 रुपए चाहिए, तो आपने मेरे को सामने से निकाल कर दिए, यानी आपके पास पैसे हैं. वही अगर मैंने आपको बोला कि सर मेरे को इस टाइम पर 20,000 रुपीज चाहिए, आपने साथ साथ दिए. दिस शोज योर सॉल्वेंसी. इससे मैं आपको लोन देने को मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी. याद रखिए, बड़ी अजीब बात है, लेकिन लोन उसको नहीं मिलता जिसको जेन्युइनली चाहिए होता है. लोन उसको मिलता है जो उसको वापस से पे ऑफ करने का कैपेसिटी रखता है. राइट? तो लिक्विडिटी यानी आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, नॉट द लॉन्ग टर्म. तो फर्स्ट पार्ट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स. नहीं, इन्वेंट्री जल्दी से बिकती होती तो खुशी अलग होती. क्यों हमारे इतने बिजनेसमैन रो रहे होते हैं कि हमारा स्टॉक इतना फंसा हुआ है, हमारे स्टॉक में इतने पैसे हमारे ब्लॉक हो रखे हैं. सो दिस इज ऑल्सो आई वुड से ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है. द रूल ऑफ द थंब ऑफ एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विडिटी रेशो को, लिक्विड रेशो को एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो भी कहा जाता है. उसका आइडियल रेशो इज 1:1. दिस पार्ट इज करेक्ट. सो देर आर 2 पॉइंट्स जो इनकरेक्ट हैं, दैट इज योर 1 and 2. सो इसके अकॉर्डिंग मेरा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. एवरीवन गॉट द आइडिया? चलिए देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये ना मैंने एक पर्टिकुलर, इसको तो ना प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग प्रमोशन के एग्जाम्स देने जाएंगे ना, ये मैंने कई पेपर्स के प्रमोशन एग्जाम्स में पूछे हुए देखा है उनको, जिनको थोड़ा सा भी पेपर में अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन आता है ना, उसके अंदर ये हमेशा ये रेशो डालते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशो है कि लोग लोन तो ले लेते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो उसको पे ऑफ कर सकें, ये चीज उसकी बात करता है। तो judging the margin of safety available before there is a default in repaying loans, judging whether the firm has borrowings in disproportionate to the net worth, judging the capacity of the firm to service the interest on debt, or all of the above. Debt service coverage ratio is more or less something that relates to आप repay कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बड़ी judgmental सी रेशो है, तो आई वुड से द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, ये पेपर में आया हुआ है। आप लोगों के अभी तो पेपर में करंट रेशो क्विक रेशो पहले ज़्यादा आई हुई थी, ये वाला पोर्शन कम आया हुआ था, बट ये आ सकता है अब। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अमाउंट 40,000 है फॉर 3 years इन fetches a simple interest of 11%. Total interest at the end of 3 years is, everyone? आपकी अमाउंट दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसके हिसाब से वैल्यूएशन निकालना। अब कैसे निकालते थे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। अब यहाँ पर आया 40,000 हमारा प्रिंसिपल है, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट वाज 3 years, और कितने परसेंटेज है, 11%, सो आई कैन टेक इट एज 11% इंटू 3 years, और उसके बेस पर आपके इंटरेस्ट का तो पोर्शन यानी ऐसा है तो निकल ही आएगा। ठीक है, एवरीवन क्या आएगा इसका आंसर? क्या वैल्यूएशन आएगी, 40,000 इंटू 11% इंटू 3 years का है ना हमारी वैल्यूएशन। इससे आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल 1+r⁴n। इससे जो निकलता है ना वो आपकी अमाउंट है। जो इसमें अमाउंट का मतलब होता है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पोर्शन दोनों है, और जबकि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं इसमें सिर्फ इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, 40,000 इंटू 11% है इंटू 3 years है, तो उस हिसाब से द टोटल अमाउंट कम्स आउट टू बी ₹13,200। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए अपने हाथ से। ठीक है, डन। चलिए, द आंसर इज 13,200। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी जो मशीन है, मशीन की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, हमने परचेज की थी, और 2 लाख हमने साथ साथ पे कर दिया था, और बाकी हमने लोन के तौर पर लिया एक तरह से, है ना, बाद में करेंगे। क्रेडिट अरेंजमेंट करिए कि हम अभी नहीं देंगे, 6 महीने बाद पैसे देंगे, दिस इज फाइन, है ना। तो अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, हाउ दिस ट्रांजैक्शन, यहाँ पर क्या होगा, वुड इम्पैक्ट द बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, बैलेंस शीट इक्वेशन आती है सबको, जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास में जो भी एसेट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास जो भी एसेट्स बनते हैं, दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर 1 इज योर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है ना, हमने बोला कि मेरे पास ना ये 10 लाख का क्या बन गया, एसेट बन गया, लेकिन ये कैसे बना, इसमें 2 लाख रुपीज तो हमने अपने लगाए हैं और बाकी हमने लोन लिए, है ना।
एक तो मेरे पास 10 लाख का एक मशीनरी बिल्डअप हो गया, बट देयर इज वन मोर फैक्ट एवरीवन, यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से मेरे कैश में से 2 लाख रुपीज भी तो निकले हैं। ओवरऑल तो मेरा एसेट अभी 8 लाख से ही बढ़ा है ना, क्योंकि 2 लाख रुपीज मेरे कैश में से निकल गए। डन। तो ओवरऑल आपकी दोनों की तरफ, आपकी एसेट साइड पर भी 8 लाख का ओवरऑल इंक्रीज है, और आपकी लाइबिलिटी साइड पर भी उतने का ही है। डन। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चंस करके देख लेने चाहिए। तब मैं तो इसका फॉर्मूला मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं इनके ना जो नीचे वाले पॉइंट्स है वो सिर्फ तब पढ़ती हूँ जब मेरे को चीज़ नहीं आती होती। ये रूल होना चाहिए ना अपना। जब हमको चीज़ पता है तो जल्दी मिल जाएगी, जो अपना सॉल्व कर लोगे। अगर आपने खुद का सॉल्व नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी। डन। चलिए, अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा था, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी इज टेक्स इज ओके इट इज टेकिंग प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे। ट्रांजैक्शन प्लस 2 डे पर हमारा कुछ भी होता है, ये याद रखिएगा, टिल T+2 जो हम करते हैं वो हमारा स्पॉट होता है। आज कर ले तो यानी ट्रांजैक्शन डे पर, तो हम उसे कहते हैं टुडे, TOD। अगर कल होगा ट्रांजैक्शन डे पर तो T+1 इज टुमारो। ठीक है। डन एवरीवन। ये ना आपके फॉर्मूलाज हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। डन। अब चलते हैं आगे। AS18 क्या है? AS18 is related to what? AS18 is actually related to the area of relatives. किसके रिलेटिव्स? अच्छा, रिलेटिव्स, मैंने मतलब मेरा ही याद करने का तरीका था वो बता रही हूँ। जब मैं AS18 याद रखती हूँ तो मुझे रिलेटेड पार्टीज याद आती है। मुझे लगता है AS18 यानी रिश्तेदार। तो अकाउंटिंग फॉर अर्निंग पर शेयर तो उससे लिंक्ड होता नहीं है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, देखिए जब भी ना ये ना अकाउंट्स में पता है क्यों आया था। अब एक बात बताइए, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री मेरी है, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री मेरे फादर की है। मैं अगर उनको कोई चीज दूंगी, मैं मार्केट रेट से क्यों दूंगी? तो मैं उसे कम प्राइस से दूंगी या उससे ज्यादा प्राइस से दूंगी। तो जब क्या होगा कि उससे मेरे को भी फायदा, उनको भी फायदा। ये एक छोटी सी गेम है। एक बात बताइए, मैंने बोल दिया कि पता है मैंने ना 10,000 रुपीज की सेल करी, मेरी इनकम ज्यादा दिख रही है, जो मुझे दिखाने का बहुत मन था, क्योंकि मेरे को अपने आप को दिखाना है कि मैं बड़ी कंपनी हूँ। जो मेरे फादर की कंपनी है उसने बोला कि हाय पता है वी पेड 10,000 का एक्सपेंस, उनका एक्सपेंस बढ़ गया, उनका प्रॉफिट कम हो गया, उनका टैक्स कम हो गया। वो टैक्स कम करके खुश हैं और मैं अपनी इनकम ज्यादा दिखाकर खुश हूँ। दोनों के केस में दोनों के पर्पस सॉल्व होते हैं। इस तरह की सेटिंग ना हो किसी भी बिजनेस के अंदर, तो वो कहते हैं जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ में आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं सब बताओ। ठीक है। देन इज रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट था। तो इसका आंसर इज डी। ऐसे क्वेश्चंस में एक वो होता है ना, इंस्टेंट जो दिमाग में चलता है, वो AS18 का रिलेटेड पार्टी है। Okay, next point is what will be the debited in what will be debited in the rectification entry if the rent paid 2000 was wrongly shown as a payment to the landlord in the cash book। मैंने क्या दिखा है, मैंने ना रेंट पे किया है। ठीक है, मेरे को एंट्री करनी थी रेंट टू कैश, मेरी करेक्ट एंट्री ये थी। और मेरी जो रॉन्ग एंट्री थी वो मैंने क्या कर दी है, इफ रेंट पेड वाज रॉन्गली डेबिटेड वाज wrongly shown as a payment to landlord, मैंने लिख दिया है landlord to cash। इसका मतलब मेरा कैश सॉर्टेड है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है मेरे रेंट को मुझे नोट करना है, और लैंडलॉर्ड को मुझे क्या करना है? लैंडलॉर्ड को मुझे खत्म करना है यहाँ पे। मतलब आई डोंट हैव टू किल हिम, बट व्हाट हैपेंस इज जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी पोजीशन है ना, वो मेरी बुक्स में से खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज ही वॉजंट देयर। जो मैंने पेमेंट की है वो रेंट की है, किसी पर्सन को नहीं करी। नेचर रेंट है, तो नेचर नोट होगा, और जो आपने ओरिजिनली चीज नोट की हुई है उसको आप रिवर्स कर लेंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इन्होंने बोला है सिर्फ डेबिट साइड वाला बताइए, तो आप
डेबिट बता देंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूरा पूछे तो हम पूरा बता देंगे। Then comes the Ind AS that deals with income taxes. इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी सरकार को करनी होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस में या फिर अपने हमारी इनकम भी आती है ना, तो इनकम पे कोई भी आप इनकम कमाओगे एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड, सब आपको टैक्स में बताना होता है। ठीक है, इसका इंड एस क्या है? 12 है, 41 है, 19 है या 33 है? इसका आंसर इज 12। इंड एस 12 आपका इनकम टैक्स रिलेटेड है। देन कम्स मैच द फॉलोइंग। AS 20 कौन सा है, 26 कौन सा है और 28 कौन सा है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं अपना तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैं ना ऐसे क्वेश्चन देखकर इसको तो कभी नहीं पढ़ती, इससे हमेशा होती है गड़बड़। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको को पढ़ा हुआ है, आपको ये नहीं याद कि 20 क्या है, आपको ये नहीं याद कि 28 क्या है, लेकिन आपको ये याद है कि AS 26 जो है वो इनटैंजिबल एसेट्स का है, ये याद रखिएगा। ये पेपर में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर एएस हैं जो एज कम्पेयर टू अदर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं AS 26 जो है वो है आपका इनटैंजिबल एसेट्स का। तो मेरे पास में टू जिसमें सी होगा वही मेरा आंसर है। मेरा तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। इसीलिए आपको ना काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अपने कुछ ना कुछ फेवरेट ढूंढने पड़ेंगे। जो आपको फेवरेट पता होंगे ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, इसमें मुझे आगे देखना भी नहीं पड़ा। AS 20 जो है वो आपका रिलेटेड टू है अर्निंग पर शेयर, और AS 28 जो है वो है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से लिंक्ड। डन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस इज रिलेटेड टू द कैपिटल एवरीवन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कश्यप स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद द कैपिटल ऑफ 10,000। लोन उनका 5,000 का था। बोरोड फ्रॉम रमेश ड्यूरिंग 2016-17। उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी एडिशनल कैपिटल 7,500 की, और विड्रॉ की थी 2,500 की फॉर द पर्सनल यूज। ऑन 31st of March 2017 his assets were worth rupees 30,000. What is the status of his capital on 31st of March? देखिए, जब भी आपको ये निकालना है, आपको 31st March की सिचुएशन चाहिए, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? ऑन 31st of March उनके एसेट जो थे वो 30,000 के थे। हमेशा याद रखिएगा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी साइड, है ना? तो लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 30,000 का टोटल होना चाहिए। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में अपने पास क्या था? बिगिनिंग में एक लोन था, और एक हमारे पास में हमारी कैपिटल थी। तो क्या मैं अभी भी कह सकती हूँ क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा तो लोन तो भी चल ही रहा होगा? मेरा लोन कितने का है? 10,000 का। इसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ईयर एंड में मैंने बोला मेरे पास 30,000 का एसेट है। आप मुझे ये बताओ कैपिटल कितनी लगी हुई है मेरी? कैपिटल निकालने का एक क्विक और इजी हैक है। आपके लोन कितने का था जी? लोन था 5,000 का। ठीक है, हाँ, लोन आपका 5,000 का था, बाकी कैपिटल थी। तो ये उस हिसाब से इस क्वेश्चन में ये रही आपकी मिस्टेक। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपने ये जो 30,000 है, इसमें से आपने ये 5,000 करने हैं माइनस। तो आपका जो वैल्यू है क्लोजिंग कैपिटल की, वो निकल कर आएगी 25,000। ये किस बेसिस पर है? आपको क्लोजिंग का एसेट गिवन है, आपको क्लोजिंग की फिगर्स गिवन है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप पूरा का पूरा पिछली वैल्यूएशंस को निकाल कर उसके बेसिस पर चले। जब आपको पता ही है ईयर एंड पे इतने पैसे लगे हुए हैं, और ईयर एंड पे हमारे पास इतने एसेट्स हैं और इतनी लाइबिलिटीज है। डन। डन। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। इसका आंसर सबका आ गया? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? देखिए जरा। द क्वेश्चन सेज डैश मेनली लुक्स एट द लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंप्लायंस विद द
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स चेक करता है, CRR SLR चेक करता है, और then comes the next part is your CRAR and other norm compliance as per the latest RBI guidelines, master directions और master circulars. ये कौन है, जिस कौन सी चीज के अंदर, हमारे कंकरेंट ऑडिट में, स्टैट्यूटरी ऑडिट में, या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में, या नन में? एवरीवन, PSL और इन सबको लेकर हम कब में किस में चेक करते हैं? द पॉइंट इज आर स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है एक्चुअली ना, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है स्टैट्यूट. स्टैट्यूट का मतलब पता है? स्टैट्यूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टैट्यूट इज हाउ वी डिफाइन द टर्म लॉ. तो जो लॉ बेस्ड हम ऑडिट करते हैं वो यहाँ पर आएगा. डन. नेक्स्ट पॉइंट इज, पटेल ट्रांसपोर्ट ने अक्वायर किया था अ ट्रक ऑन 1st of October 2023 एट द कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख. ठीक है, हमने ना एक ट्रक बाय किया था 4 लाख रुपए का. द फर्म राइट्स ऑफ depreciation at 10% of the original cost every year under the straight line method. ठीक है, and what is the book value of the truck after 3 years? Then this is 3,60,000, 2,91,600, or the next is basically 2,85,000, 2,80,000. क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगी इसकी वैल्यूएशन? जैसे हमारे पास जब भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो हमने क्या करना होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है SLM मेथड यूज करना है, तो आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट में से आप माइनस करोगे जितना आप रिकवर कर सकते हो, यानी रेजिडुअल वैल्यू, और डिवाइड किससे किया जाएगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ द एसेट. हमारा कॉस्ट इज ₹4 लाख, और उसमें से रेजिडुअल वैल्यू तो इसमें कुछ लिखा नहीं है कि अगर हम उसको बेचे तो हमें कुछ ना कुछ वापस आएगा, वो चीज़ नहीं लिखी है. तो हमें ये पता है द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10%. उन्होंने बोल ही दिया कि 10% का अपना डेप्रिसिएशन है. अच्छा, इसमें ये तो फ्लैट ही दे गया फिर. 4 लाख का 10% यानी आपके पास तो ये 40,000 दे ही गया. इसमें चैलेंजिंग पार्ट क्या है मैं बताऊं? इसमें चैलेंजिंग पार्ट ये रहा 1st अक्टूबर से हमने शुरू किया, यानी 6 मंथ्स के बाद हमने इसको यूज किया, और 40,000 तो पर एनम है, यानी एक पूरा साल अगर मैं एसेट को यूज करूंगी तो 4 लाख रुपए के हिसाब से 40,000 की डेप्रिसिएशन बनी. लेकिन अगर मैंने हाफ ईयर यूज किया तो depreciation for the first year will not be 40,000. It will be 20,000 based upon the portion that we are using it for. Number one, then number two, it is going to be, पहला 20,000 आया, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरा इज 40,000. हमें किस ईयर का चाहिए? हमको चाहिए 3 years के बाद. थर्ड ईयर पे कहाँ पर है हम? अगेन हम 40,000 पर है. So can I say 40, 40, 80, and there goes our 1 लाख, है ना? आफ्टर 3 years अगर हम निकालते हैं तो इट स्टार्ट्स विद 2023 टू 2024, है ना? फिर आया आपके पास 2024 टू 2025, एंड देन वी हैव 2025 टू 2026. सो ये आपके 3 years हुए काउंट. अगर हम बात करते हैं इसके यूजेज के हिसाब से 3 years की, फिर तो हमारे पास क्या होगा? 6 महीने हमारे एक साल में पड़ रहे हैं, यानी 23-24 में, और अगले 6 months हमारे कहाँ पड़ रहे हैं? वो मेरे जा रहे हैं 2026-2027 में. तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आया 2,80,000. कैसे निकला? यहाँ पर एक बार और लगेंगे 20,000, क्योंकि 3 साल आपने कोई चीज यूज की है. ये मैंने जो पोर्शन बनाकर दिखाया ना, एज सच आप इस कैलकुलेशन के बिना भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा. बट ये वाली चीज हर जगह काम नहीं करती. क्वेश्चन में तो 3 years दिया है, मान लीजिए उसने ये बोल दिया कि आपके 3 financial years के अकॉर्डिंग आप यूज करो, तो आपका सिनेरियो वो बनेगा जो भी मैं आपके लिए बना रही थी.
जैसे अब मेरे को ये पता है कि 3 साल हमने उसको इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब 1 साल की अगर डेप्रिसिएशन 40,000 है, तो 3 साल की कितनी हो गई? 40,000 इंटू 3, टोटल डेप्रिसिएशन इज 1,20,000। जब चीज की वैल्यू 4 लाख थी, 4 लाख में से आप ये 1,20,000 कर लीजिए माइनस, फिर कितना बच गया? फिर हमारे पास 2,80,000 ही तो बचा। दैट इज हाउ यू कैन वैल्यू इट, राइट? सो ये एक फॉर्मूला है, और जो मैंने आपको पूरा करके दिखा वो तब करना होगा जब आपको ईयर्स वाइज दिया होगा, और वैसा भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पटेल इंडस्ट्रीज अक्वायर्ड मशीन फॉर 50,000। चलिए, उन्होंने 50,000 की अक्वायर की है। द कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन रेट इज 30%, टू हाई है। 30% अगर डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है एक बार डेप्रिसिएशन निकालो, बार बार मेहनत नहीं करनी, वही हर बार माइनस करते चलना। जबकि हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहता है ऐसे नहीं चलेगा, हर बार का डेप्रिसिएशन आपका वेरी करेगा, यानी जो भी आपकी ओपनिंग वैल्यू है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। 50,000 में से आपने 30% माइनस किया, कितना बचा हमारे पास में? 50,000 का 30% इज 15, तो हमारे पास आया 35,000। अब 35 का भी अब आप करेंगे 30% यहाँ पर माइनस, तो आपकी वैल्यूएशन निकल कर आ जाएगी। सो दैट इज बेसिकली 35,000 में से उसका 30% माइनस करना है। याद रखना टोटल पर नहीं लगता, ये 50 पर नहीं लगता, जो आपका ओपनिंग है उस पर लगता है। दिस गिव्स अस 24,000। अच्छा, व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर? तो मैं कह सकती हूँ ना 35,000 का 30% निकाल लेते हैं, दैट इज 10,500। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10,500। डन। द आंसर इज 10,500। चलिए आगे चलते हैं। देन वी हैव द पोर्शन ऑफ द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू रही 10,500 की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? 5 days of grace are added to the bill to calculate the date of maturity. Is it wrong or right? A person who endorses a promissory note in favor of another is called endorser. A bill that is accepted by a party and for which he has to pay money is called bill receivable. जब आपको किसी से आपने कुछ लिया हो और आपने उसको पैसे वापस करने हैं, वो आपके लिए बिल पेबल बनते हैं, क्योंकि वो आपके सर पर बोझ है ना, तो वो यहाँ पर आपका बोझ की तरह डिफाइन होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला पॉइंट जो हमारे पास अगर दिख रहा है, आई थिंक व्हाट आई कैन सी इज फर्स्ट पॉइंट, 5 days ऑफ ग्रेस ऐड होता है, 5 days नहीं होता, 3 days होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। जो पर्टिकुलर पर्सन एंडोर्स करता है, यानी उसके पास में बिल था और वो कहता है कि ठीक है यहाँ पर ना ये आप बिल इंडोर्स कर दो, किसी और के नाम पर दे दो, उसी का हक होता है, तो वो एंडोर्सर कहलाता है, जिसके पास हक होता है किसी और को बिल देने का। अगर बिल किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको तो बोझ है ना सर पे, तो वो बिल रिसीवेबल कैसे हुआ? यही तो भी पॉइंट कह रही थी, वो बिल पेबल हुआ। तो इस हिसाब से यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हुई, एक फर्स्ट और एक थर्ड। ठीक है, ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है, तो इसको आप चाहें तो अभी इसको आपको देख भी सकते हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? The personal assets and the liabilities of the owner are not considered while recording and reporting the assets and liabilities of the business. Agreed? क्योंकि business entity concept कहता है कि आप सिर्फ business की चीजें नोट कीजिए ना, आप दूसरी चीजें क्यों नोट कर रहे हो? घर की चीजें इसमें नहीं करनी। Personal transactions of the owner are not recorded in the books of accounts unless it involves or inflow or outflow of business funds. Again, an important and valid point. आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपका ये जो पॉइंट है ये कहता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो, अगर बिजनेस का कुछ भी पैसा आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल कर ले गए तब तो नोट करना, वरना मत करना। तो जब हमारे पास ये दो पॉइंट्स एग्जैक्टली सही आ गए, तो इसका मतलब ये इसका आंसर डी हो गया। तो ये दोनों तो वैसे भी सही है। इफ द ओनर स्पेंड्स 5,000 टू मीट हिज फैमिली और इन हिज फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट,
चीज भी पर्सनल थी, निकाली भी पर्सनल बैंक अकाउंट से, इसका मतलब यहाँ पर उसका कोई रोल ही नहीं है। किसका? इस चीज के अंदर कोई रोल नहीं है हमारे बिजनेस का, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होगी। तो इसका आंसर इज डी। यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? 80C, 80CCC एंड 80CCD, ये तीनों मिलाकर बनता है हमारा 80C का पूरा चैप्टर 6A का ना डिडक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूएशन क्या होगी? 1 लाख, 1,25,000 और 1,50,000 और 2 लाख। क्या वैल्यूएशन होगी? इट इज 1,50,000। तीनों को मिलाकर टोटल मिलता है 1,50,000। ठीक है। अब तो कह रही है धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है, क्योंकि अब न्यू रिजीम आ गया ना, न्यू टैक्स रिजीम के आने से। Then the next part is which section offers a reduced corporate tax of 22% for domestic companies? BAC, TTA, RRB और 115 BAA। अच्छा, 80 TTA और RRB तो आपको पता होना चाहिए। TTA आपके और मेरे लिए है जब हम लोग 60 से बिलो होते हैं और हमारे पास में ना सेविंग में, सेविंग बैंक इंटरेस्ट हमारे पास ₹10,000 तक का आता है, तो ये हमारे लिए। RRB इज फॉर द पेटेंट्स, ये पेटेंट्स के लिए। तो 115 BAC एक रेगुलर टैक्स रिजीम है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो BAA है, ये कंपनीज के लिए। ये कंपनीज का भी टैक्स रेट कम हो जाता है, लेकिन इनको कंप्लाइंस इसके अकॉर्डिंग 115 BAA के अकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है। For which of the following is it mandatory to file an income tax return even if there is no income or loss? सैलरीड इंडिविजुअल, सैलरी आ रही है, टैक्स भरना है, नहीं आ रही तो नहीं भरना। पार्टनरशिप फर्म, एग्रीकल्चर इनकम ओनर, ये तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होते हैं। HUF विद इनकम लेस देन एग्जेम्पशन लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे होगा तो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ये रूल है कि कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे होगा, जैसे अगर पर्सन के लिए 2,50,000 की लिमिट है, ठीक है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अगर हम अंदर डिफाइन करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम तो आज के टाइम पर बहुत अच्छा कर रही है, आने वाले अभी जो करंट ईयर है फाइनेंशियली जो शुरू हो गया, इसमें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। लेकिन हम लोगों के लिए सिंपल रूल ये है कि अगर मिनिमम से हम नीचे जा रहे होंगे ना, तो हमें टैक्स भरने की, हमें रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स बनता ही नहीं, तो फिर कहते क्या करना। ठीक है ना। डन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ एक ही है, पार्टनरशिप फॉर्म, और कोई भी नहीं। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया था हमारे पास। क्वेश्चन कहता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्ट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 TTA एंड TTB? ये पेपर में आया हुआ है। 80 TTA एंड TTB क्या कहता है? बोथ द सेक्शंस अप्लाई ओनली ऑन सीनियर सिटीजन्स। नहीं, आपके और मेरे लिए 80 TTA है कि TTB? 80 TTA आपके और मेरे लिए है, जहाँ पर हमें अलाउड है 10,000 तक का, और 80 TTB इज फॉर द सीनियर सिटीजन्स, बी फॉर बुजुर्ग। बुजुर्ग जो है 60 एज से अब, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें अप टू 50,000 उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो TTA आपके और मेरे लिए सेविंग बैंक पे आने वाला इंटरेस्ट है, और उनके लिए उनकी डिपॉजिट्स पर आने वाला, और सेविंग दोनों को मिलाकर। तो उस हिसाब से सी इसका आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ठीक है। So let's move on to the next question. Which of the following is not a feature of trial balance? It is a list of debit and credit state balances drawn from ledger. Agreed, ये एक statement है और कोई account नहीं है, तो ये वाला point तो ठीक है। It includes cash and bank balances. Yes, it includes all of these. ये सब कुछ include करता है जिसका ledger बना है। इट डज नॉट फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना ट्रायल बैलेंस बनाए क्या आप अपना P&L और बैलेंस शीट बना पाओगे? सारा एलिमेंट्स ही नहीं इकट्ठा हुआ होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे?
It enables the trader to know amounts receivable from customers and amounts payable to suppliers. Agreed. हमारे डेटर से आने वाला पैसा, हमारे क्रेडिटर को जाने वाला पैसा, वो सारा हम इसमें नोट करते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्या है. व्हेन द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस रिमेन्स इवन आफ्टर अप्लाइंग वेरियस चेक्स, इट इज carried forward to the dash on appropriate side, as preparation of final accounts cannot be delayed indefinitely. हमारे पास कहता है जब हमारे पास कोई डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हम क्या करेंगे उसको. अच्छा, when the difference in the trial balance even after applying various taxes it is carried forward to, अगर आ ही गया है ना तो उसको हम बोलते हैं वैसे सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट अब आप डालोगे कहाँ, बात उसकी आ जाती है. क्वेश्चन ये थोड़ी बोल रहा है कि आप क्या डालोगे उसके अंदर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कहाँ जाएगा. अगर आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया जी, आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे वो कह रहा है इफ द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, हाँ अगर आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया, तो उन्होंने साइड भी नहीं बोली है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर उसमें डिफरेंस आ गया है तो आप कहाँ डालोगे उसको, कौन सी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जाएगा. ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अकाउंट सस्पेंस अकाउंट कहलाता है, लेकिन वो P&L में नहीं जाता, वो बैलेंस शीट के अंदर जाता है. अगर आपकी डेबिट साइड पे गड़बड़ आ रही है तो डेबिट साइड का सस्पेंस बन रहा होगा, और क्रेडिट साइड पर जा रहा है तो क्रेडिट साइड का सस्पेंस बन रहा होगा. ये इसका रूल है. ठीक है, द आंसर इज ए. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लिक्विड रेशो निकालिए. आपको आई होप याद होगा, लिक्विडिटी रेशो के लिए, लिक्विड रेशो के लिए आपको क्या करना होगा. अगर आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिए हुए हैं, उसमें से एक तो आपको स्टॉक यानी इन्वेंट्री माइनस करनी है, और दूसरा आपको माइनस करने हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस. अग्रीड, ये दोनों चीजें माइनस होती है. आपके करंट एसेट्स यहाँ पर आते हैं 5 लाख रुपीज के, उसमें से आपको इन्वेंट्री माइनस करनी है 1,50,000 रुपीज की, और हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई फिर, 3,50,000. वो मेरे हो गए करंट यानी लिक्विड एसेट्स, या इसको हम बोल सकते हैं क्विक एसेट्स. इसको आपको डिवाइड किससे करना होता है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है सी क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स यहाँ पर गिवन है, इन्वेंट्री यहाँ गिवन है, और करंट लाइबिलिटीज भी आपको गिवन है. So can I take it like 3,50,000 divided by 2,00,000? तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यूएशन क्या आएगी, बताइए. डन. तो उस हिसाब से 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कर दीजिए ना, तो आपकी वैल्यूएशन कितनी बन गई. द वैल्यूएशन वुड बी 1.75:1. यही आ रहा है आंसर. चलिए आगे करें. ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर करने, क्वेश्चंस बड़े नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए. चलिए लेट्स कंसिडर इट फर्दर. ये रहा इसका आंसर. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स करंट रेशो. करंट रेशो का फॉर्मूला किसी को याद है. करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज करेंगे तो हमारी करंट रेशो निकल कर आती है. इसकी आइडियल रेशो जो बुक्स में कहते हैं वो 2:1 है, लेकिन याद रखिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर के हिसाब से तो 2:1 ही याद रखिएगा. एक्चुअल लाइफ में हम इसको ना जो बैंकिंग में मानते हैं वो 1.33:1 है. ठीक है. Then, which of the following best describes the current ratio? It measures the ability of a firm to meet long-term obligations. It is calculated as fixed assets divided by current liabilities. It is a ratio of current assets to
current liabilities and it includes only the liquid assets like cash or marketable securities. जब हम बात करते हैं करंट रेशो की, तो करंट रेशो हमारा डेफिनेशन कैसे होगा, ऊपर इसमें करंट एसेट्स आते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे यानी आपकी डिनोमिनेटर में आते हैं करंट लाइबिलिटीज. सो इसका आंसर क्या हुआ, आई कैन सी इसका आंसर सी बनेगा. देखिए यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि ना आपका ध्यान ना पहले हमेशा चीज को सॉल्व करने की तरफ होना चाहिए, अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करी है तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, आपके पेपर में क्वेश्चन गलत कम होंगे एज कम्पेयर टू द वंस जो जिन्होंने क्वेश्चंस में पूरे सारे सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, क्योंकि आपको ना सही आंसर आपके दिमाग में आएगा और वही आपको ढूंढना है. ठीक है, rather देन आंसर देखकर उसमें से एलिमिनेशन की तरफ जाना, वो तो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि पेपर में पूरा पेपर करना है, ये नहीं करना है कि थोड़ा सा करा और बाकी नहीं करा. Nominal accounts are always closed by transferring the balances to trading and profit and loss account, suspense account, balance sheet or A and C both. What would be the answer everyone? नॉमिनल अकाउंट्स हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो ना हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात करते हैं. जो चीज़ एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात करती है वो आपके ट्रेडिंग और पीएनएल के अलावा कहीं और जा नहीं सकती है ना. तो आंसर आ जाएगा हमारा ए. अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेजर फोलियो इन अकाउंटिंग, इस बार पेपर में आया था, तो ये करना है. बताइए क्या होगा इसका आंसर. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में इसने पूछा ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेजर फोलियो इन अकाउंटिंग. अब यहाँ पर क्या आता है, इट हेल्प्स ट्रैक द टोटल बैलेंस ऑफ each accounting journal. Second point है, it records the page number in the ledger where the accounts in the particular column are transferred. And then is it indicates the name of the person or the company in with each transaction. It lists the amount of money that has been paid to a particular account. लेजर होता क्या है पता है, ये ना पेपर में आया था इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. लेजर फोलियो इज बेसिकली ना जहाँ पर हम जो लेजर टेबुलर फॉर्म में बनता है ना, टेबुलर फॉर्म में जो बना है उसके ना एक रेफरेंस नंबर होता है. वो रेफरेंस नंबर जो इस टेबल को डिनोट करता है, उसको बताता है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर लेजर है, वो चीज जो है वो यहाँ पर होती है. वो स्पेसिफिक सीरियल नंबर जो है, दैट इज हाउ वी डिफाइन द लेजर फोलियो. जितने आपने लेजर्स बनाया हर एक को कोई ना कोई सीरियल नंबर तो दिया होगा, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, और एनी कोडिंग दैट यू वुड हैव गॉन थ्रू, है ना. तो पुराने टाइम में क्या होता था कि ये सब सारा फिजिकल फॉर्म में था, तो जो पेज नंबर होता था ना जिसपे आपका वो लेजर बना है, वो आपकी डिटेल्स यहाँ पर आती थी. तो इसका आंसर हो जाता है बी. ये कोई ट्रैक नहीं रख सकता, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. लेजर फोलियो सिर्फ एक सीरियल नंबर की तरह यूज होता है, जहां पर आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो कि इस लेजर फोलियो का मतलब जो लेजर है वो इस पर्टिकुलर पेज नंबर पर है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन इज बी. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की. इसका हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम एक क्वेश्चन तो शायद इससे भी पेपर में आ ही जाएगा. अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें ना हमारे पास में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर ना हमारे पास कोई एसेट बन रहा होता है या एसेट को खरीदने के लिए हमने खर्चा किया होता है, उसको हम कहते हैं. जो मैं अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बड़ी बड़ी चीजें जब बिजनेस के लिए बनाई जाती है, मशीनरी बनाई जा रही है जी, हमने बिल्डिंग बनाई है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेजर जब आप कुछ करते हैं जिससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, वो यहाँ पर आपके काउंट होते हैं. देन इसमें हमारे पास क्या है, जैसे इसके पॉइंट्स क्या क्या है, डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द एसेट्स. सर्विस करने से मेरा कोई एसेट बहुत अच्छा नहीं बन जाएगा, इट्स गोना बी द सेम वे एज इट इज. तो वी कैन से कि ये जो कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग है ये हमारी रेगुलर कॉस्ट है, तो आई कॉल इट ऑपरेटिंग कॉस्ट. नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ एन एंटिटीज ऑपरेशंस. अगर हम रीलोकेट करते हैं, हम किसी और नई जगह पर जाते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ती है. अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली जो कॉस्ट होती है ना रिलोकेशन की कॉस्ट, को एक्सक्लूसिवली कहा जाता है अंडर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम लोग इसका फायदा उठाएंगे लेकिन आगे जब हम नई जगह जा रहे हैं. एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट समथिंग जिससे मेरी कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है या मेरी बिजनेस में आने वाले टाइम में इनकम और बढ़ने वाली है, ये मेरे आज की ही इनकम को बढ़ाने में मदद करने वाला है. तो दिस इज प्लेन सिंपल ऑपरेटिंग कॉस्ट या रेवेन्यू कॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द
costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be operational are known as subsequent costs, then is initial costs, both or none of the above. जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? हम लोगों का इसका आंसर बन जाएगा ऐसी कॉस्ट जो हमारे नए एसेट्स को वी आर बिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी. अच्छा, ये वाला बेसिक हमारा पॉइंट पता है क्या बन जाता है? जब ना मैंने क्या किया, मैंने एक एसी खरीदा. अब जब मैं एसी के खरीदती हूँ तो इज इट पॉसिबल कि मैं एसी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो ना दूं, बस मेरा एसी आ तो गया और मैं यूज करना शुरू कर दूं? हम नहीं कर सकते ना. आपको और मुझे पहले इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, उसके बेचारे की टेस्टिंग होएगी, सब कुछ होएगा, है ना? ओके. जब हम इसकी बात करें ना, जैसे अगर मैंने एसी लगाया, एसी की बिना इंस्टॉलेशन कॉस्ट के तो एसी हमारा चल ही नहीं सकता. तो इसका मतलब वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट मेरे लिए एक ज़रूरी एक्सपेंस है मेरे एसी के एसोसिएशन के साथ में. जो भी कॉस्ट हमारी यूज रेडी टू यूज तक लाने तक के लिए हमको करनी ही पड़ती है, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इटसेल्फ. अब जैसे अगर मैंने लैंड खरीदा, उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी मुझे उसकी कॉस्टिंग में ऐड करनी होगी, जस्ट बिकॉज बिना रजिस्ट्री करवाए तो वो लैंड मेरा होने से रहा. तो सरकारी खातों में मुझे कम से कम, मतलब देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ना, 10%, 5% जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू के हिसाब से आपको पे करनी होती है. दैट इज नेसेसरी. उसके बिना वो लैंड आपका नहीं हो सकता. तो इसीलिए यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट भी आएगा. Next is, which of the following is not a feature of bills of exchange? It is an instrument in writing, it is not signed by the maker, containing an unconditional order or to pay a certain sum of money. Bills of exchange क्या नहीं होता? देखिए, bills of exchange एक negotiable instrument है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन कहता है कि हाँ जी मैं पैसे दे दूंगा, दूसरा अग्री करता है. और दूसरी तरफ से मतलब इट्स there are 2 points. Promissory notes is one particular person promises to pay the अदर पर्सन. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वन पर्सन ऑर्डर्स द अदर पर्सन की देखिए तुमको पैसे देने हैं, एंड इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर. ठीक है. एंड देन देर इज सर्टन सम ऑफ मनी एज वेल. एंड ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है. इंडिया में आप ओरल तो किसी भी फॉर्म में कुछ रखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. इट इज नॉट साइंड बाय द मेकर. इफ इट इज नॉट साइंड, हाउ इज इट ऑथेंटिक? तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी. Okay, next question is, when a drawee is unable to meet the bill on due date, कोई पर्टिकुलर पर्सन जिस डेट पर उसका बिल ड्यू हो रहा था उस दिन वो मीट नहीं कर पाया है, एंड ही रिक्वेस्ट द ड्रॉअर टू एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ द बिल अमाउंट इन कैश एंड फॉर द बैलेंस ही ड्रॉज अ न्यू बिल ऑल टुगेदर. तो उस केस में हमें क्या होगा? बिल टुगेदर विद इंटरेस्ट. इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल, endorsement of bill, renewal of bill और rebate. What would be the answer everyone? अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब भी एक ड्रॉई है ही इज अनएबल टू मीट द बिल ऑन द ड्यू डेट, वो ड्यू डेट पर बिल मीट नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया? उसने रिक्वेस्ट की ड्रॉअर को कि देखो कि मैं ना आपको पैसे दे नहीं पाऊंगा, आप मेरा एक काम करो, मेरा पुराना बिल का तो अब कुछ हो नहीं सकता, तो मैं ना मेरे लिए एक नया बिल बना दीजिए. पिछले पेमेंट की थोड़ा सा हिस्सा मैं दे देता हूँ, कई लोग इंटरेस्ट भी साथ में दे देते हैं. रिटायरमेंट ऑफ द बिल होता है टाइम से पहले ही पैसे दे देना, मेरे पास पैसे है जी, हो पकड़ो पैसे, इट्स ओवर. इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल इज, मेरे पास एक बिल था, मुझे किसी एक्स वाई जी से, मुझे मान लीजिए मिस्टर वाई से पैसे आने थे, उनसे उनसे मुझे पैसे आने थे, आपने मेरे से पैसे लेने थे. सो आई केम टू यू एंड यू सेड निहारिका मैम वेयर इज माय मनी. मैं कहा सर एक काम करती हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास ना एक बिल है जहां पर मुझे मिस्टर एक्स से पैसा लेना है, वो मैं आपको दे देती हूँ. आपने कहा ठीक है, दिस इज इंडोर्समेंट. मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है एंड आई एम ट्रांसफरिंग इट टू समवन एल्स. ठीक है, इन सेटलिंग माई मनी और समथिंग. क्योंकि आप जब भी कोई अपना ड्यूज सेटल करते हैं तो उसका एक तरीका ये भी है. रिन्यूअल ऑफ अ बिल इज न्यू बिल बनाना, और अगर आप टाइम से पहले कभी किसी को पेमेंट्स करते हो, यू डिजर्व अ रिबेट. रिबेट यानी डिस्काउंट. सो इस केस में आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ कनकरंट ऑडिट? ऑडिट्स पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. तो जब हम ऑडिट की बात करते हैं, कनकरंट यानी जो कंटिन्यूअस ऑडिट्स होते हैं, इज इट पॉसिबल कि आप पूरे साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक बारी में चेक कर ले? बड़ा लॉजिकल पॉइंट है. ऑडिटर्स ने इसको उठाया भी था कि कहीं ना कहीं यू एक्सपेक्ट कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ ना हो, ड्यू डिलिजेंस हो, सब कुछ हो. बट अब लेट्स टॉक अबाउट इट ना. पूरे साल की ट्रांजैक्शन, करोड़ों ट्रांजैक्शन होंगे, और इतनी ट्रांजैक्शन के अंदर हम सारी की सारी तो चेक नहीं कर सकते ना.
तो फिर क्या करें? तो कहते हैं आप एक काम करो, आप रेगुलरली आकर चेक करते रहो। तो उसे हम कंकरेंट ऑडिट करते हैं, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस ऑडिट कंडक्टेड अलोंग साइड डेली ट्रांजेक्शन। एक तरफ से ट्रांजेक्शन हो रही है, एक तरफ से ऑडिट कंडक्ट हो रहा है, तो ये तो इसका डेफिनेटली आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कहता है इट इज अ पीरियोडिक ऑडिट कंडक्टेड वंस एन ईयर। स्टैट्यूटरी ऑडिट वंस एन ईयर होता है। इट इज कंडक्टेड ओनली बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स। कंकरेंट ऑडिट आपके नॉर्मली इंटरनल भी करते हैं, एक्सटर्नल भी करते हैं। मतलब कंकरेंट ऑडिट समथिंग विच कंटिन्यूअसली गोज ऑन, तो नॉर्मली इंटरनल होता है। इट इज लिमिटेड टू एग्जामिनिंग पेरोल फंक्शंस। यू जस्ट कांट लिमिट द स्कोप ऑफ वर्किंग। इनका स्कोप डिफाइंड होता है जो उन्होंने करना है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ आप पेरोल फंक्शंस पे काम कर लो। तो ये बैंक्स में बहुत होता है कनकरेंट ऑडिट। वहां पर सिर्फ पेरोल पे तो काम चलने लग गया तो बस आपकी सैलरी पे ही चेक हो रहा है सिर्फ। व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शंस, जो लोन लोग ले रहे हैं, लोगों के एनपीएज हो रहे हैं, आपके चार्जेस वगैरह आप किस तरह से डिडक्ट कर रहे हैं, आपके ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम कैसे चल रहा है, तो वो तो चेक ही नहीं हुआ। आपका सीमित तरह से काम करना तो कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो इसका आंसर इज ए। Which of the following statements correctly defines opportunity cost? Opportunity cost होती है, अच्छा मैं ना जॉब कर रही हूँ, ठीक है। जॉब करते करते मुझे पता है कि मुझे ना एमबीए करनी है, और एमबीए में मेरे लग जाएंगे 20 लाख रुपए। मैं आज जॉब कर रही हूँ 10 लाख पे, ठीक है। 20 लाख लगा के होगा क्या, मेरी एक तो मुझे 10 लाख की जॉब छोड़नी पड़ेगी, मेरा एक लॉस ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, मेरे पास मैंने ये रुपए लगा दिए, उसके बाद मुझे जब जॉब मिलेगी तो मेरे को 40 to 50 लाख की जॉब मिलेगी, बिकॉज वो जगह वैसी है। आप देख रहे हैं, एक चीज पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे कुछ चीजें फोरगो करनी पड़ रही है। तो जब हम लोग ना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज की तरफ जाते हैं ना, और पिछली चीज को छोड़ते हैं किसी ना किसी को, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट रिमेनिंग कांस्टेंट रिगार्डलेस द प्रोडक्शन, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन है। द कॉस्ट दैट चेंजेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है। Next point is the additional cost incurred when producing one or more unit of good or service. Additional cost जो आपको करनी पड़ती है वो आया। The value of next best alternative foregone when a decision is made. You have got the answer. ये marginal costing की definition है। एक ही particular question में इसमें आपके पास 3-4 definitions आ गई, तो जिसने पहले कभी नहीं पढ़ी उनके पास तो एक ही जगह पर सब हो गया। This is fixed cost, this is variable cost, and this one is your marginal cost, and the last one is your opportunity cost. ठीक है, the answer is D. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग पता है क्या होता है? सिंपल भाषा में बताऊं तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, आप ना मेरे घर की विंडो पे आके खड़े हुए, मैंने ना जो जो आपको एरिया दिखता है ना, मतलब अंदर झांकते ही अंदर आपको यू कैन सी ओनली द ड्राइंग रूम, राइट। सो इन द ड्राइंग रूम एरिया मैंने सब साफ रखा हुआ है, और पीछे वाले कमरे के अंदर मैंने कुछ भी मेस किया हुआ है, सामने वाले कमरों में कुछ भी मेस किया हुआ है, लेकिन जो आपको खिड़की से दिख रहा है ना, वो जगह बिल्कुल क्लीन है। तो उससे क्या होगा, यू विल फील कि अच्छा दिस प्लेस इज सो हाइजीनिक, मे बी पीछे भी उन्होंने उतना ही साफ सुथरा रखा हुआ होगा। ये चीज की जाती है, ये चीज सत्य हमने की थी। व्हाट यू डू इज, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ना जो फेस है, यानी आपके अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस कोई चेक करे ना बाहर बाहर से, उसको लगेगा एवरीथिंग इज सॉर्टेड, लेकिन पीछे क्या हुआ होगा, फ्रॉड्स हुए होंगे, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनकम्प्लीट होंगे, आपकी वर्किंग पूरी कंप्लीट नहीं है, पीछे की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ऑथराइज नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है। सो विंडो ड्रेसिंग उसको डिफाइन किया जाता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्रेजेंट होने वाली है चीज, जो दिख रही है, वो परफेक्ट है, लेकिन पीछे मैस है जिसको आपने छुपाया हुआ है। सो लेट्स लुक एट द पॉइंट्स देयर। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दे दी। प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, नहीं, ट्रांसपेरेंट मैनर पे तो बात ही नहीं आती ना यहाँ पर, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इंटेंशनली मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रेजेंट मोर फेवरेबल पिक्चर ऑफ द कंपनी, आप कंपनी की अच्छी पिक्चर दिखाते हैं बाय शोइंग बेटर प्रॉफिट्स, बेटर सेल्स, which does not even exist sometimes, you just show it that way. The process of improving the operational efficiency within the company and a method to increase the actual financial performance of a company. So I would say in this case आपको आंसर मिल ही चुका है, आपका आंसर is B, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप?
क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होते हैं? स्वैप्स क्या होते हैं? हमने पीछे भी अभी पढ़े थे इसको। स्वैप यानी जो चीज हम एक्सचेंज करते हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू ट्रांसफर credit risk to another party, the loan agreement between two financial institutions, an equity contract that guarantees dividend payments, and the last one is the type of insurance that covers a physical asset damage. Credit default swaps, भगवान ना करे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, मतलब दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू हैपन, बट बिजनेस में होती है। कई बार किसी ने पैसे देने थे, वो पैसे नहीं दे पाता। अब ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क ऑर्गेनाइजेशंस बहुत मेजर फेस करती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ओवर द काउंटर। जब आप दो पार्टीज बैठ रही हैं, उनके बीच में हो रहा है, तो दिस इज समथिंग जो आप चाह कर भी ना इस रिस्क से बच नहीं सकते। इस रिस्क का बचने का एक तरीका है कि ना, वो क्रेडिट रिस्क कि अगर सामने वाले पैसे नहीं दिए, वो लॉस हम अपने ऊपर ना रहने देकर किसी और पर डाल दें। वो तो हम कर ही सकते हैं ना। ये चीज कहता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यू जस्ट स्वैप द पार्ट ऑफ रिस्क देयर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू ट्रांसफर द रिस्क टू अनदर पार्टी। आंसर तो यही मिल गया। ठीक है। देन द लोन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, नहीं, स्वैप इज बेसिकली एक्सचेंज। तो जब भी आपको कहीं पर वर्ड एक्सचेंज दिखे, सिर्फ वही होगा। इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट दैट गारंटीज डिविडेंड पेमेंट, इक्विटी को आज तक कभी गारंटीड पेमेंट की बात ही नहीं होती। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स फिजिकल डैमेज। नोप। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेशन? टैक्सेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है? डायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। नो, सच तो ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। जितना कमाएंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना है, कम कमाएंगे तो कम टैक्स देना है। इनडायरेक्ट टैक्स एनहांसेस इनइक्वालिटीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ वैसे तो जब इनको लाया गया था, हमने कोशिश की थी कि हमारे यहाँ पे कंट्री में इन्फ्लेशन ना आए, बट इसने वो चीज़ की है। क्योंकि देखिए, अगर आप और मैं कोई चीज़ बाय करते हैं, फ़ोन बाय कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पर आज के टाइम पर 28% जीएसटी लग रहा है, वो लग्जरी में काउंट होता है। आपके और मेरे लिए हो सकता है कि फ़ोन एक मैंने, मान लीजिए, मेरे को ना अपने घर के लिए, मुझे किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए, मेरे फैमिली में जैसे ओल्ड लोग हैं, उन मुझे पता उनको सिंपल फ़ोन चाहिए। मैंने सिंपल से सिंपल फ़ोन खरीदने गई, मैंने उनके लिए 20,000 का एक बेसिक एंड्रॉयड ले लिया, ताकि क्योंकि वो यूज़ तो नहीं कर सकते, तो बट उनके पास होना चाहिए। इसके ऊपर मैं 28% जीएसटी दे दूंगी। मेरे लिए ये चीज़ अफोर्डेबल हो सकती है। लेकिन वो सोचिए जिसके पास में एक तो वैसे ही पैसे की तंगी रहती है, उस पर्सन को भी फोन चाहिए, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड, आज के टाइम पर फोन नेसेसिटी बन चुका है, आपकी लग्जरी नहीं रह गया। अगर उसने 5,000 का भी फोन खरीदा, उस पर भी 28% का उन्होंने जीएसटी दे दिया। दिस इज जस्ट एन एक्सटेंसिव एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटीज को समझाने के लिए, अब यहाँ पर फर्क क्या है? जिसने बड़ी गाड़ी या बड़ा फोन या वैसी लग्जरी चीजों को खरीदा, एसी खरीदा, उनके लिए 28% एक्स्ट्रा देना, वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन जो पहले ही कम कमाते हैं, उनके ऊपर 28% उनको एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, उनके लिए वो उनकी पॉकेट पे कट लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर वो इनइक्वालिटीज बढ़ा भी रहा है। कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन इज लोअर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट। वैसे ये बात भी ठीक है, क्योंकि ना जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनमें तो सेल्फ असेसमेंट है ना, तो इसीलिए उसमें तो लोग चोरी कर लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ना चोरी नॉर्मली हो नहीं पाती है, क्योंकि अगर तो आपके जो गुड्स हैं वो आपने किसी लीगल वे से पूरा सब कुछ खरीदा है, तो वो जिस जिसके पास जाएंगे वो गुड हर जगह ट्रेस होते हैं। इसीलिए जीएसटी के अंदर ये चीज तो है कि यहाँ पर आपको टैक्स इवेजन कम मिलती है। Which of the following statements items are exempt from GST under GST regime? इनमें से कौन सी चीज जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट है? सोलर पैनल्स, वेजिटेबल्स और अल्कोहल। देखिए, वेजिटेबल और अल्कोहल ऐसी चीजें हैं जिनको ना आज भी बाहर रखा हुआ। वेजिटेबल तो वैसे ही बाहर है। सोचिए अगर हम सब्जी मंडी जाएं और वहां पर हमको जीएसटी देना पड़ जाए, दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स। और इनफैक्ट फार्मर के लिए भी तो वो बुरा ही है। तो ये अभी भी चीजें डायरेक्ट टैक्सेस में भी बाहर है, एग्रीकल्चर वाला एरिया इनडायरेक्ट में भी बाहर है। और अल्कोहल जो है, ये अब स्टेट्स के अंडर ही है। स्टेट्स को कहीं से तो जनरेशन होनी थी ना रेवेन्यू की, तो वो इनके अल्कोहल के ऊपर जो वो स्टेट टैक्सेस लगते हैं, वो स्टेट्स उनसे कमाती हैं। तो इस हिसाब से 2 और 3 वुड बी द पॉइंट। ठीक है, देन बी इसका आंसर है।
Which of the following statements are correct regarding lease agreements? It is a legal and binding agreement. कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज भी एक फैक्ट है. लीज अग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होता है, एक लेसर होता है और एक होता है लेसी. तो उस हिसाब से ये पॉइंट ठीक है बिल्कुल. ठीक है. देन द सेकंड पॉइंट सेज इट गारंटीज द लेसी यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड गारंटीज द लेसर रेगुलर पेमेंट्स ऑफ द फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड. लेसी को एक पर्टिकुलर एसेट यूज करने को मिल जाता है और लेसर को रेगुलर अमाउंट मिलते हैं जिसको वो लीज पेमेंट बोलते हैं. तो ये चीज भी ठीक है. देन इट कैन बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस. ठीक है. लीज अग्रीमेंट्स नॉर्मली हम लोग दोनों पर्पसेस के लिए करते हैं. लोग घर भी तो लीज पर लेते ही हैं, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है. ओनली कंपनीज आर अलाउड टू एंटर, तो ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट नहीं हो गया. जब हम कह रहे हैं कि वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज होता है तो कंपनीज के लिए तो हो ही नहीं सकता सिर्फ. तो इसका मतलब लास्ट वाला पॉइंट नहीं है, फर्स्ट थ्री है. सो फर्स्ट थ्री आर हेयर नंबर सी. देन आपका आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर. मतलब दोनों पार्टीज बैठती हैं और वो होती हैं, हम इसको रेगुलेटेड मार्केट के अंदर इसके ऊपर हम वर्क नहीं करते. तो स्वैप्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस. इसका आंसर आ जाता है आपका ए. फर्स्ट एंड थर्ड स्वैप्स और फॉरवर्ड्स जो हैं ये आपको ओवर द काउंटर दो पार्टीज बैठकर कस्टमाइज करके अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. फ्यूचर सिर्फ जो एक्सचेंज ट्रेडेड पे होते हैं और ऑप्शंस भी उसी पर होते हैं. ये ओवर द काउंटर नहीं होते, ये ज्यादा लिक्विड होते हैं इसी कारण. अच्छा, पेपर में आया हुआ टॉपिक कंसेप्ट जो है आपके कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग सुपर इंपॉर्टेंट है. अब ये कहता है द मैचिंग कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट. मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट इज अबाउट द फैक्ट कि मैचिंग कंसेप्ट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन में. कई बार लोग बोलते हैं कि मैम ये तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वाला पॉइंट होगा ना. वो नहीं है. मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अगर करंट ईयर इनकम लिख रहे हैं तो आप करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस भी लिखें और जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ही आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा. सो कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? वेन एवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड दिस ईयर्स अमाउंट you should consider only this year's expenses and incomes. So expenses should be recorded when the cash is paid. नहीं, ये नहीं होता. This is cash system. Then revenue and related expenses should be recorded in the same accounting period. ये वही आया. देन एसेट्स शुड मैच लाइबिलिटीज. ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है. हमारे पास लाइबिलिटीज और कैपिटल वाला एरिया होता है और बैलेंस शीट इक्वेशन तो वैसे भी कह देती है कि आपके एसेट कैसे बनते हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के हिसाब से. बैठता तो ये भी पॉइंट ठीक है लेकिन ये मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है. सेल्स शुड मैच विद परचेसेस. अगर ऐसा होने लगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन ही बनी रहेगी. सो दिस इज बैड. राइट. सो आपके पास इसका करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी. डन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था? अभी पीछे पढ़ा कर मैं हटी हूँ. एसेट्स कैसे बनते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू जो भी हम बिजनेस में एसेट यूज कर रहे हैं वो बनता है लाइबिलिटीज और कैपिटल के साथ. तो उसके हिसाब से फर्स्ट पॉइंट ये वाला फिर इस पे बैठता है ना. ये है डेप्रिसिएशन भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है. कैन यू सी यहाँ पर क्या किया? ये लाइबिलिटीज वहां जाकर माइनस हो गया तो आपका कैपिटल आ गया. दिस इज अ ट्विस्टेड क्वेश्चन. Option A. Which standard accounting standard classifies the lease agreements into financing and operating lease? फाइनेंसिंग लीज होती है जब आप लंबे समय के लिए लीज लेते हैं, इनफैक्ट उस पर्टिकुलर एसेट की मेजर लाइफ के लिए अगर आप लीज पर ले लेते हो और उसके बाद उसको खरीद भी लेते हो. ऑपरेटिंग होता है थोड़े समय के लिए लीज ली जाती है, बस उसको इस्तेमाल करके चाहे हम वापस कर दें. ठीक है. तो इसका एएस इंड एएस कौन सा है? इंड एएस 115, 16, 109 और नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर टू दिस इज 116. ठीक है. ये याद रखेगा. फाइनेंस इज लॉन्ग टर्म, ऑपरेटिंग इज शॉर्ट टर्म. नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंड एएस 102 आपका इनकम टैक्स है. 109 क्या आपका शेयर बेस्ड अकाउंटिंग है. AS1 आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या AS12 आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है. कभी भी आपको कोई दिक्कत लगे ना, इंड AS1 तो याद करना ही चाहिए आपको. ये है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बेसिक्स हैं वो सारा इसमें कवर होता है. तो इसमें यही एक पॉइंट है जो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है.
ठीक है. Then comes Mohan purchased goods for rupees 15 lakh and sold 4/5 of the goods for 18 lakh and met expenses accounting 2 lakh 50 account during the year. He counted the net profit at 3 lakh 50. Which of the following which of the accounting concept was followed by him? Revenue recognition, matching, accrual और cost. जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आपने गुड्स परचेज किए थे 15 लाख के, ठीक है. ठीक है, हमने खरीद लिए. उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमने इसके 4/5 बेच दिए. सो कहना है इसे 12 लाख के गुड्स हमने बेच दिए. कितने के बेचे? 18 लाख के. और आपने 2 लाख 50 का एक्सपेंस भी किया. और उसके बाद हमने क्या किया? ही काउंटेड नेट प्रॉफिट एज 3 लाख 50. उसने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया. ये कौन से कंसेप्ट के अंदर किया जा रहा है? देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, हमने इस साल के एक्सपेंसेस नोट किए और इसी साल की इनकम नोट की. अक्रूवल तो कहता है ड्यू बेसिस पर चीजें रिकॉर्ड करो. कॉस्ट कहता है जब कोई एसेट आया तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो. मैचिंग कॉन्सेप्ट ही तो कहता है इस साल के एक्सपेंसेस और इस साल की इनकम को पिक करना. राइट. Which of the following statements is incorrect about the internal audits in the bank? Internal audit वो audit है जो ना हमारे पास हम CAs को बुलाते हैं और उनको ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन एम्प्लॉय कर लेते हैं और उनको हम कहते हैं कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रिव्यू कीजिए बिफोर एक्सटर्नल पीपल कम. ठीक है. अब यहाँ पर कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरनल ऑडिट इन बैंक्स. इंटरनल ऑडिट फंक्शन शुड नॉट बी आउटसोर्स्ड. वैसे तो ये बात ठीक है, क्योंकि हम अगर इसको इंटरनल ऑडिट को किसी बाहर वाले को देते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है. तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि हम अपनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन किसी को थोड़ी देंगे ऐसे. देन एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज कैन बी हायर्ड. ये हम कर सकते हैं बिकॉज उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पता है ऑलरेडी. उसको हायर करने से हमारी गलतियां जल्दी मिलेंगी. ये भी सही है. The head of the internal audit, HIA जिन्हें कहा जाता है, should be appointed for a longer period, preferably 3 years. Stable तो हो, उसे काम पता चले और आप उसको बदल दोगे तो क्या फायदा. तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है. Remuneration of internal audit staff should be linked to financial performance of business lines. नहीं, ऐसा नहीं होगा. अगर हम इनका पैसा बिजनेस के अंदर जितना आ रहा है उसके हिसाब से दे रहे हैं, इंसेंटिव थोड़ी दे रहे हैं. मार्केटिंग के लोग थोड़ी हैं ये तो इंटरनल ऑडिटर्स हैं. इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना काम है. इनकी अमाउंट डिफाइन होनी चाहिए पहले. Risk based internal audit system has been mandated by RBI. Which of the for which of the following? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट जहां पर आप रिस्क को स्टडी करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्क को आप एलिमिनेट तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. ये सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए है. देन ये सारे के सारे एनबीएफसीज के लिए भी है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी है. ये सिर्फ किसके लिए नहीं है? ये रूरल रीजनल रूरल बैंक्स आरआरवीज के लिए नहीं है. तो 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट एंड 4 इज करेक्ट. तो आपका आंसर आ जाता है ए. Which of the following which chapter of Companies Act is dealing with the appointment of auditors? इसके बारे में लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत सेक्शंस का आइडिया होना चाहिए. चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और 12. द करेक्ट आंसर इज 10. इसका आंसर चैप्टर 10 है. जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन. जर्नल के लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कभी भी पॉइंट्स नहीं देखने हैं. आपने हमेशा इसमें क्वेश्चन बना के करना है अपने हिसाब से. आपने सैलरी पे की है क्लर्क को और आपने क्या किए? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी पे किए. हम एक में एंट्री में कर सकते हैं. सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंस है, तो सैलरी मेरा हमेशा डेबिट होगा. तो इट वुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट. देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है ना. ये आया 1220 180 और ये टोटल आपका बन जाएगा कितना बना? 1400. तो 1400 मेरे पास से कैश में जा रहा है. अब इस जर्नल एंट्री में इन्होंने कहाँ पर लिखा हुआ है? जैसे मेरे को फर्स्ट में ही दिख गया, सैलरी अकाउंट और एडवर्टाइजिंग आपके डेबिट में है और कैश आपका क्रेडिट में है. देखिए, ये एक फायदा होता है. ऐसे क्वेश्चंस कभी भी ना, मैंने आपको बार बार कहा है, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी सारा पढ़ने के बाद आप चूज नहीं कर सकते हो, कंफ्यूज हो जाओगे. हमेशा पहले सॉल्व कीजिए और उसको ढूंढिए आंसर कहाँ है वो. ठीक है.
देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फॉरवर्ड रेट। एक होता है आपका फ्यूचर्स, एक होते हैं फॉरवर्ड्स। ये बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड्स, क्योंकि ना मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी के चलते मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ना प्रीमियम करेंसी का अमाउंट चेंज हो और उसका लॉस मुझे हो। तो हम क्या करते हैं, हम ना फ्यूचर कहीं ना कहीं डेट्स के लिए अपना आज ही प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इन द डायरेक्ट रेट्स इफ द फॉरवर्ड रेट इज मोर देन स्पॉट द करेंसी इज एट अ प्रीमियम। ये सही है पॉइंट। फॉरवर्ड रेट जहां पर ना फ्यूचर में आपको जो आपका फ्यूचर का रेट दिखा रहे हो आप, वो आज के यानी स्पॉट रेट से ज्यादा है तो आप प्रीमियम पर हो, दिस इज करेक्ट। फॉरवर्ड रेट अगर स्पॉट से कम है तो मतलब आपकी करेंसी अभी डिस्काउंट पर है, ये भी करेक्ट है। फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट जो होता है ये फॉरवर्ड पॉइंट्स में दिया जाता है। इनफैक्ट ये स्पेसिफिक फॉरवर्ड पॉइंट्स जो होते हैं ये आपके डेज के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स इसमें सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। Then comes EMI method of repayment is most suitable for loans or to which of the following types of borrowers। EMI किन के लिए सबसे अच्छी है? EMI उनके लिए अच्छी है जिनके पास रेगुलर इनकम आती है और वो आराम से पे कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल टर्म लोन्स कभी ऐसे नहीं होते कि वो एग्रीकल्चर पहले अपनी हार्वेस्ट कट करेंगे, बेचेंगे और पैसे पे कर पाएंगे, तो वो रेगुलर पेमेंट्स नहीं कर सकते। सैलरीड एम्प्लॉयज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हर महीने पैसा आता है। सीजनल इंडस्ट्रीज हर महीने पे नहीं कर पाएंगी, तो जब सीजन आएगा वो तभी उसके हिसाब से पे करेंगी। और क्रॉप लोन्स फार्मर्स भी पूरी क्रॉप बिकने के बाद करते हैं। तो इसका आंसर है आपके लोन टू सैलरीड एम्प्लॉयज। देन हमारे पास आ जाता है इफ द टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स आर 20,000 एंड टोटल एप्लीकेशन इज 25,000 देन द वर्किंग कैपिटल विल बी। देखिए मेरे पास ना पैसे थे 20,000, मेरे लग ज्यादा गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, मैंने 25 लगा दिए, इसका मतलब मैंने आज अपनी रेगुलर कैपिटल में से भी पैसा निकाला होगा। वर्किंग कैपिटल में जो मेरा पैसा होगा उसमें से मैंने निकाल कर लॉन्ग टर्म पे लगा दिया, तो मेरे पास वहां पर पैसा कम हो गया होगा। वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? वो डिक्रीज हो गई, उसमें एलोकेटेड फंड्स कम हो जाएंगे। 25,000 माइनस 20,000। ठीक है, ये वाले नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा कैलकुलेट करने होते हैं। If the interest is deducted from the principal amount and only the net amount is disbursed, it is called what। हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद ही जब हम आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट। बैक एंड होता है जब आपको ना पूरा का पूरा अमाउंट दे देते हैं और उसके बाद आप हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों वापस करते हो। ठीक है, फ्लोटिंग रेट होता है जो रेट बदलता रहता है, और फिक्स्ड होता है जब आपका रेट सेम रहता है थ्रू आउट द टेन्योर। ये हर पर्टिकुलर चीज, जैसे लॉन्ग टर्म है तो हम लोग फ्लोटिंग पे शिफ्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म है तो फिक्स्ड बेटर है। फ्रंट एंड या बैक एंड डिपेंड करता है, नॉर्मली लोग फ्रंट एंड लेते नहीं है, लोग नॉर्मली बैक एंड लेते हैं कि हम पहले पूरा लोन ले लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था फ्रंट एंड। what is the strategy called when John takes an advantage of price differentiation। उसने दो जगह देखी, टू एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज के डीलर से, बाय बाइंग डॉलर्स फ्रॉम डीलर ए 75 का खरीदा और सेल कर दिया उसको 75.10 पर डॉलर पर। तो इन्होंने मतलब 0.10 रुपी कमाया है पर डॉलर। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर स्पेक्यूलेशन एक तरह से आप कर रहे हैं। आपको एक्चुअली आइडिया होगा, यहाँ पर आंसर इसका स्पेकुलेशन नहीं है। व्हाट यू सॉ इज कि एक मार्केट में ना और दूसरी मार्केट में फर्क है, दोनों मार्केट्स जो हैं वो जुड़ी नहीं हुई हैं, दोनों अपने अपने इंडिविजुअल काम कर रही हैं, इसीलिए एक तरफ और दूसरी तरफ आपको एक फर्क देखने को मिल रहा है। दिख रहा है ना, हम इसको बोलते हैं द आंसर इज एक्चुअली आर्बिट्रेज। स्पेकुलेशन होता है जब आप पैसे का अमाउंट ऊपर नीचे जाता है, उस ऊपर नीचे में आप पैसा कमाते हैं तो स्पेकुलेशन है। लेकिन आप दोनों मार्केट्स के अलग अलग होने का फायदा उठा रहे हो, यहाँ से सस्ता खरीद के वहां बेच रहे हो, तो हम उसे आर्बिट्रेज कहते हैं। एंड देन इज लॉन्ग पोजीशन ज्यादा समय के लिए रखना, शॉर्ट पोजीशन जल्दी निकाल देना। Last question, everyone. What is the primary motive of Alpha Corporation to enter into this interest rate agreement? अच्छा, अगर हम ना कोई, वैसे तो ये केस स्टडी के फॉर्म में था बट इसका फिर भी बता देती हूँ, जब भी ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट रेट अग्रीमेंट में एंटर करती है वो इसलिए करती है क्योंकि ना उसको अपना ना लग रहा होता है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा ना, वो कहता है कि मेरे को लग रहा था कि फ्लोटिंग पे काम चल जाएगा, वो कहते हैं नहीं फ्लोटिंग नहीं, आप मेरे को फिक्स चाहिए था। समटाइम्स यू जस्ट फील कि ना जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप दूसरी तरफ उसको स्विच करना चाहते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट में अपने लिए फ्यूचर में फ्लक्चुएशंस दिख रही हैं।
ठीक है। स्पेक्यूलेट ऑन फ्यूचर इंटरेस्ट आप स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हो, आप बोरोइंग कॉस्ट में रिड्यूस नहीं कर रहे हो, एम ये नहीं है। आप इसके जो इंक्रीज डिक्रीज के रिस्क से बचना चाहते हो, तो ये हेजिंग है, जब आपको अपने आप को खुद को बचाना चाहते हो। जनरेट एडिशनल इनकम ये भी नहीं है, तो आंसर इज ए। एंड बिफोर आई एंड माई सेशन एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम के बाद आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद ना यू कैन चेक आउट आर JIB कैलकुलेटर। आप अपना चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स डालकर कि क्या आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है या नहीं किया है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में इन फर्दर लेवल्स। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, डू नॉट फील मोटिवेटेड, और आज पेपर तसल्ली से खुश होकर जाइए एंड टेक अ ब्रीदर। कैलकुलेटर जरूर कैरी कीजिएगा एंड गिव योर बेस्ट शॉट एवरीवन। और याद से, अगर आपको कोई कोर्सेज के अंदर आपने कुछ भी देखना है, वो लास्ट मिनट पहले ही देख कर रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई एंड माई सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड एनीबडी हु विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स CIB फर्दर एज वेल, तो याद रखिएगा हमारी वेबसाइट एड्यूटैप पर। तो व्हाट यू कैन डू इज edutap.in पर जाइए एंड यू कैन टेक अप आवर कोर्सेज, right? So this is where I end my session everyone. Thank you so much for being there. All the very best for your examination and give your best shot. Thank you.